अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉडरेट स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब उसमें हमारे पास मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स आते हैं। मैक्रोलाइड्स में जो तीन इंपॉर्टेंट है उनमें इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है। और इसके अलावा फिडेक्सोमाइसिन, इट इज ऑल्सो मैक्रोलाइड बट इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड। अब इरिथ्रोमाइसिन, इन सबके जो यूजेस हैं उसमें सबसे पहले मेन जो है वो इरिथ्रोमाइसिन है। इट इज रिलेटिवली ओल्डर ड्रग और इसके यूजेस में हम कहते हैं सी और प्लम। ये इसका निमोनिक याद रखना है। अब सी स्टैंड्स फॉर कैम्पाइलोबैक्टर ज्यूजिनी। कैम्पाइलोबैक्टर जो है ये एनिमल पीसी से कंटेमिनेटेड फूड से ट्रांसमिट होगा, इससे फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग या क्रैम्प्स वगैरह होंगे। देन देयर इज कॉलिनी बैक्टीरियम, ये नॉर्मली एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है एंड इट कैन कॉज डिजीज लाइक डायथेरिया एक्सेट्रा। देन यहाँ पे दो हमारे पास आए, क्लेमीडिया है और एक क्लेमिडोफिला है। जो क्लेमीडिया इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड क्लेमिडोफिला जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, स्पेशली निमोनिया। ओके, फिर हमारे पास आता है परट्यूसिस, वूपिंग कफ कॉज करता है, बॉर्डिटेला परट्यूसिस। लीजियनेला निमोफिला, ये भी हमारे पास निमोनिया कॉज करेगा। एंड देन देयर इज यूरिया प्लाज्मा यूरियरेटिकम। दिस इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इट कॉजेज यूरिटोजेनेटरी जो ट्रैक्ट है उसके इन्फेक्शन। फिर लास्ट में बस माइकोप्लाज्मा निमोनिया। सो निमोनिया के भी काफ़ी कवरेज है इसके अंदर। और फिर हम कहते हैं इसके अंदर तीन जो एटिपिकल हैं वो कौन से हैं। एटिपिकल यानी जिसकी सेल वॉल नहीं होती या कोई और फीचर्स नहीं होते जो नॉर्मल बैक्टीरिया में होते हैं। इसमें बस क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। ओके, दीज थ्री आर एटिपिकल बैक्टीरिया दैट आर कवर्ड बाय एरिथ्रोमाइसिन। फिर हम कहते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव कोकाई लाइक स्टेफिलोस्ट्रेप्टोकोकाई को ये कवर करता है, बट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस को ये कवर नहीं करता। देन देयर इज एरिथ्रोमाइसिन। हम कहते हैं इसके भी जो यूजेस हैं दे आर सेम एज एरिथ्रोमाइसिन। सारे यूजेस हैं बट इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि जो होता है ना माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इट इज इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी इन्फेक्शंस। ओके, सो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं मैनेजमेंट या प्रिवेंशन को, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और प्रिवेंशन को। तो उसके ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा। इसके अलावा एच पाइलोरी जो स्टमक अल्सर्स कॉज करता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए they are normally covered by penicillin G, right? So first line of जो drug है वो penicillin ही होते हैं, लेकिन if a person is allergic to penicillin then we use erythromycin as an alternative in these infections except PRSP and MRSA. First जो हमारे पास है that is azithromycin। हम कहते हैं इसका भी similar spectrum होता है बट इसकी एक्टिविटी किसके खिलाफ ज्यादा होती है। H influenza, M catarrhalis, both of these are respiratory infections that cause sinusitis etc. नाइसीरिया में हम कहते हैं गोनोरिया एंड मेनिंजाइटिस दोनों आ जाते हैं बट ज्यादा ये गोनोरिया के अगेंस्ट यूज होता है। क्लेमीडिया में भी हम कहते हैं इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन और जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करेगा। और हम कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ जो है वो एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन से ज्यादा होती है। सो इसकी सिंगल डोज जो है वो काफी होती है क्लेमीडिया में। देन देयर इज इम्यूनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हम कहते हैं 4 डे का कोर्स होता है एजिथ्रोमाइसिन का। और इसके अलावा जो मैक है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स उसमें भी ये यूज होता है। हम कहते हैं कि क्लेमीडिया में एरिथ्रोमाइसिन की एक्टिविटी तो होती है बट इन दोनों ड्रग्स की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है क्लेमीडिया में। इसके अलावा मैक जो है उसमें भी ये दो ड्रग्स जो है ये यूज होती है। ये तो मेन हो गया। हम कहते हैं अल्टरनेटिव ये यूज होती हैं सेफ्ट्राइक्सोन। अगर किसी को लाइक सेफ्ट्राइक्सोन से एलर्जी है या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो हम उसके अल्टरनेटिव के तौर पर दे सकते हैं या फिर उसके साथ भी दे सकते हैं इन कॉम्बिनेशन सेफ्ट्राइक्सोन टू ट्रीट गोनोरिया। ओके, सो गोनोरिया के लिए ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है बल्कि एज एन अल्टरनेटिव है। इसी तरह हम कहते हैं साइफिलिस के लिए पेनिसिलिन जी यूज होती है बट उसकी एलर्जी में या रेजिस्टेंस में वी कैन यूज एजिथ्रोमाइसिन। देन फिडेक्सोमाइसिन जो है ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को कवर करती है, ग्राम पॉजिटिव एरोब हो या एनारोब हो। और ये भी वैनकोमाइसिन में हमने पढ़ा था कि वैनकोमाइसिन को हम ओरली देते हैं सी डिफिसाइल में क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर होती है। तो गट के अंदर ही हम कहते हैं कि सी डिफिसाइल प्रेजेंट होता है तो ये जाके डायरेक्ट उस पर एक्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। तो फिडेक्सोमाइसिन भी एक्जैक्टली इसी तरह हम कहते हैं सी डिफिसाइल के अगेंस्ट यूज होती है और इनफैक्ट इट इज हैज अ लोअर रिलैप्स रेट देन वैनकोमाइसिन। लाइक वैनकोमाइसिन यूज करने से दोबारा अक्रेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं बट फिडेक्सोमाइसिन में वो कम रेट होता है रिलैप्स रेट। हम काइनेटिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि मैक्रोलाइड्स जो है वो नॉर्मली ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं, मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स, बट अगर वो ज्यादा अमाउंट में दें तो वो ट्रांसपेप्टाइडेशन को भी इनहिबिट कर देते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम कहते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक और लेक्टोन रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उन रिंग स्ट्रक्चर्स के साथ क्या होते हैं, शुगर्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। ओरली दिए जाते हैं, ये ओरली इनकी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होती है बट एक्सेप्ट एजिथ्रोमाइसिन जो है ओरली देंगे तो उसके साथ जो फूड है अगर वो देंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी एजिथ्रोमाइसिन की। अब हम कहते हैं इनकी बाइल के थ्रू ही एक्सक्रीशन होती है, लाइक फीसेस के थ्रू होती है। और एजिथ्रोमाइसिन की जो एजिथ्रोमाइसिन की जो हाफ लाइफ है दे आर 2 to 6 आवर्स बट एजिथ्रोमाइसिन की 2 to 4 डेज होती है, ज्यादा हाफ लाइफ होती है एज कम्पेयर टू दीज। एंड एजिथ्रोमाइसिन की जो कंसेंट्रेशन है वो प्लाज्मा में कम होती है और टिश्यूज फेगोसाइट्स में जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा।
अब रेजिस्टेंस जो है हमने पढ़ा पीआरएसपी के अगेंस्ट जो होती है, एमआरएस के अगेंस्ट जो होती है, इसके अलावा एंटीरोबैक्टीरियाशी फैमिली के अगेंस्ट जो होती है। एंटीरोबैक्टीरियाशी में हम कहते हैं इकोलाई, क्लेब्सिएला नमूनिया और एंटीरोबैक्टर वगैरह जो है वो आ जाते हैं। हम किस तरह शो करते हैं कि फ्लक्स पम्प्स बना लेगी, ठीक है, बैक्टीरिया जो है अपने अंदर फ्लक्स पम्प्स बना लेगी, ड्रग्स को बाहर फेंकेगा। मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम का 50s सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करना होता है मैक्रोलाइड्स, उसके ऊपर जो बाइंडिंग साइट होगी ना उसके ऊपर जाके ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा ताकि मैक्रोलाइड्स जाके वहां पे अटैच ना हो सके। देन दे आर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एस्टरेजेस। एस्टरेजेस क्या करेंगे, वो मैक्रोलाइड्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे। और ये किसका मैकेनिज्म होता है, एंटीरोबैक्टीरियाशी फैमिली जो है वो स्पेशली इस मैकेनिज्म के थ्रू रेजिस्टेंस शो करती है। देन वी से देयर इज कंप्लीट क्रॉस रेजिस्टेंस, यानी कि किसी को एरिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है तो उसे एजिथ्रोमाइसिन से भी होगी और बाकियों से भी होगी, मैक्रोलाइड्स से। टॉक्सिसिटी में हम कहते हैं कॉमन हम कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करती है एज कम्पेयर टू अदर्स। और एरिथ्रोमाइसिन ज्यादा क्या शो करती है, जीआईटी इरिटेशन, जाके मोटिलिन रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली ये जाके एक्टिवेट करेंगे जिससे मोटिलिटी ज्यादा होगी और वो इरिटेशन प्रोड्यूस होगी। रैशेस भी कॉमन होते हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं कि जो बॉडी है वो इन एंटीबायोटिक्स को एज एन एलर्जन ट्रीट करेगी, जिसकी वजह से एक्यूट चोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस, ये क्या होता है कि कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस में ये होता है कि बाइल फ्लो जो है फ्रॉम द लिवर वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से बाइल एसिड्स लिवर में एक्यूमुलेट हो जाएंगी और लिवर डैमेज हो जाएगा और जॉन्डिस वगैरह जो है वो हो जाएगा। ये स्पेशली प्रेगनेंसी में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं इस हेपेटाइटिस के, और प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह इजिनोफिलिया जो है वो भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लाइक बॉडी इज रिकॉग्नाइजिंग देम एज एलर्जन, तो रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इजिनोफिल्स जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम कहते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हेपेटाइटिस वाला, इट इज मोर कॉमन विद एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट, ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। देन हम कहते हैं ये ड्रग्स जो हैं एक्सेप्ट एजिथ्रोमाइसिन क्या करती हैं कि जो हेपेटिक का एंजाइम होता है ना साइटोक्रोम P450, उसको एक्टिविटी को कम कर देती हैं, तो वो इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है ये वाला एंजाइम। तो अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो इन ड्रग्स की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैक्रोलाइड्स का इन ड्रग्स के साथ क्या हो रहा है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है। कौन सी ड्रग्स, एंटीकोएगुलेंट्स, डिजॉक्सिन, इसके अलावा सीजाप्राइड एंड कार्बामेजेपिन, ठीक है, दीज शो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस बट एक्सेप्ट एजिथ्रोमाइसिन। हम कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन जो है वो इस एक्ने की, तीसरी एजिथ्रोमाइसिन इज प्रेफर्ड ओवर अदर ड्रग्स। बस मॉडरेट स्पेक्ट्रम में आते हैं, दैट इज कीटोलाइट्स, इसमें एक ही ड्रग पढ़ते हैं टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन हम कहते हैं स्ट्रक्चर भी और मैकेनिज्म भी इसका सिमिलर होता है एज मैक्रोलाइट्स, और इसका स्पेक्ट्रम भी जो है सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस कम शो होती है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इट बाइंड्स टाइटली टू राइबोसोम्स एंड इफ्लक्स पम्प्स के लिए पोर सब्सट्रेट है, लाइक इफ्लक्स पम्प्स जो है ये इसे बाइंड करके बाहर भेज नहीं सकते। इसकी वजह से हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी ये यूज होता है। और पीआरएसपी जिसमें मैक्रोलाइड्स रेजिस्टेंस थे उसको टेलिथ्रोमाइसिन ट्रीट करेगा एज एन अल्टरनेटिव। हम कहते हैं ओरली वंस डेली दिया जाता है, बाइल और यूरिन दोनों में एक्सक्रीट होता है। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो जीआईटी डिस्टर्बेंस और हेपेटिक डिस्फंक्शन। इसके अलावा क्यूटीसी इंटरवल क्या होता है कि जब दो हार्ट की रिपोलराइजेशन के बीच में जो इंटरवल होता है, ठीक है, तो अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसकी वजह से एरिथमियाज हो जाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं ये CYP3A4 जो कि हेपेटिक एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। मैक्रोलाइड्स विल इनहिबिट P450 एंड इट इनहिबिट CYP3A4। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।